Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 10 आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों अब हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले पार्ट 1 और 2 का वीडियो जरूर देखिए। पार्ट 1 एंड 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपदा प्रबंधन को पहले प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाता है, प्रधानमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री को पहुंचाया जाता है, मुख्यमंत्री को बाद में जिलाधिकारी तक पहुंचाया जाता है, जिलाधिकारी के बाद में ग्राम सेवक को पहुंचाया जाता है, ग्राम सेवक से गांव के लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से पहुंचाया जाता है। तो इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण। जिला स्तर आपदा प्रबंधन और आपदा निवारण योजनाओं की परिपूर्णता के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होता है। इसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होते हैं। समन्वय हो तो योग्य निर्देश देना, अगर उनके हाथ में है तो निर्देश देना, कार्यान्वय करना, उसके ऊपर काम करना और कार्यान्वय तथा उससे प्राप्त जानकारी रिपोर्ट लेते रहना। मतलब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट भी लेना उनकी जवाबदारी होती है। नियंत्रण रखना, ऐसे सभी कार्यों के लिए उचित नियोजन करने का कार्य वे करते हैं। कौन? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ये काम करते हैं कि अगर कहीं पे आपदा आने वाली है तो उसको बार बार उनको जानकारी लेना चाहिए। प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रकार की आपदाओं के लिए उचित योजनाएं बना करके राज्य स्तर पर उन्हें अनुमोदित करवाना। मतलब जो भी आपदा आने वाली है उस आपदा के लिए उचित योजना बना करके राज्य स्तर पर मतलब जैसे हमारा राज्य क्या महाराष्ट्र स्तर पर उन्हें अनुमोदित करवाना, ये जिम्मेदारियां भी जिलाधिकारी की होती है। जिला निहाय आपदा नियंत्रण कक्ष। तो जिला निहाय मतलब जिले के अंदर कौन कौन से नियंत्रण कक्ष है। आपदाओं के आघात के पश्चात और उसकी पूर्व सूचना मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। जब भी कोई आपदा होती है, आपदा का आघात होने के बाद भी या तो उसकी जानकारी मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी जाती है। आपदाओं संबंधी जो जानकारी है अतिरिक्त मदद के लिए या निरंतर जांच करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये सारे घटकों का उपयोग करती है। कौन कौन से घटक है? भूसेना, वायुसेना, नौसेना, दूरसंचार, यातायात, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनसे निरंतर संपर्क में रहते हैं। इनके संपर्क से ही वो सारी जानकारी लेते हैं। जिले के स्वयंसेवी संगठन को एकत्रित करके आपदा निवारण कार्यों में उनका उपयोग करना, यह जिम्मेदारी भी नियंत्रण कक्ष की होती है। अब यहाँ पे है कौन क्या करता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की स्थापना आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अनुसार हुई है। इस दल के विभाग में सैन्य दल कार्य करता है। मतलब जो सैनिक दल है, हमारे सेना है, वो काम करते हैं। संपूर्ण देश में 12 विभाग कार्यरत है। अगर हमारे भारत देश की देखा जाएगा तो 12 विभाग बनाए गए हैं जो आपदा दल में काम करते हैं। इनका प्रमुख कार्यालय दिल्ली में स्थित होकर के हर राज्य में सैन्य दल के माध्यम से कार्य करते हैं। इनका मेन ऑफिस दिल्ली में है लेकिन ये हर राज्य में पाए जाएंगे। महाराष्ट्र में केंद्रीय आरक्षित दल के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल का कार्य शुरू है। महाराष्ट्र में जो केंद्रीय आरक्षित दल है उससे राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल का काम चालू है। इन दल के जवानों ने देश में आने वाले तूफान, तगाड़ आना, इमारत गिरना जैसे अनेक आपदाओं का निवारण और रक्षा करने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग नेट से इसको सर्च कर सकते हो www.ndrf.government.in। आपदा आई, आपदा का प्रबंधन किस तरीके से करना है ये हमने सीख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रथमोपचार और आपातकालीन कृति। मतलब जब भी कोई घटना घटेगी तो उसको हम लोग प्रथम उपचार क्या करेंगे, प्रथमोपचार क्या करेंगे और आपातकालीन कृति क्या करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपदाओं से जख्मी होने के पश्चात कौन कौन से प्रथमोपचार करने हैं इसकी जानकारी ली। मतलब आपने 9वीं कक्षा में जो भी प्रथमोपचार था उसकी जानकारी आप लोगों को है। अपनी कक्षा के सहकारी आपस के लोग किसी न किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं। मतलब जो हमारी कक्षा के जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, जो हमारे साथ में पढ़ते हैं, वो भी किसी न किसी आपदा का शिकार होते हैं, उनको चोट लग जाती है। ऐसे समय पे आपने प्राप्त की हुई जानकारी का उपयोग करना उनको दृष्टि से लाभदायक होता है। जैसे यहाँ पे देखा गया है कि आग लग गई है, यहाँ पे भी आग लग गई है, यहाँ पे एक्सप्लोसिव मतलब बम वगैरह का फूटना है। कभी कभी हमारे असावधानी से भी आपदाएं होती हैं। परिसर में रहते वक्त आगे कुछ चिन्ह दिए गए हैं। ऐसे चिन्हों को खतरों को टालने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।
तो जो देखो, अगर आग कहाँ पे लग सकती है, किसी कंपनी है, केमिकल की कंपनी है, कोई बम वगैरह फटाके वगैरह की कंपनी है, या हमारे घर में भी आग लगने के चांसेस होते हैं। सोचिए, नीचे आपदाओं के कुछ चित्र दिए गए हैं, इस समय कौन सी प्राथमिक सावधानी बरतेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या है, भूकंप आ गया, तो भूकंप आने पे हम लोग क्या करेंगे, घर के कॉर्नर को पकड़ करके बैठेंगे, या तो हम खुले स्थान पर जा करके बैठेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आग लग गई है। अगर आग लग गई है, यहाँ पे अगर आग लग गई है, तो आग लगने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंबल का इस्तेमाल करेंगे और कंबल से अपने शरीर को ढक करके आग वाले घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर सांप काटता है, सपोज यहाँ पे सांप काटता है, तो यहाँ पे एक पतली सी रस्सी, एकदम मजबूत रस्सी हो, मजबूत रस्सी से ये पूरे पैर को बांध देंगे यहाँ से, ताकि ये जो जहर है, सांप का जो दंश है, वो हमारे शरीर पे ना फैले और इसको अच्छी तरीके से इसका इलाज कराया जा सके। आपदाकालीन परिस्थिति में आपदाग्रस्त का वहन करने के लिए झूला पद्धति, पीठ पर लेना, हाथों की बैठक, ऐसी विविध पद्धतियां उपयोग में लानी पड़ती है। जो इस तरीके से जो दिया गया है, यहाँ पे देखो, पीठ पे लेके जाया जा रहा है, यहाँ पे झूला पद्धति का भी उपयोग लाया जाता है। आपदाग्रस्त की शारीरिक स्थिति कैसी है, इसके अनुसार विविध पद्धतियां निश्चित की जाती है। जो भी आपदाग्रस्त जो भी मनुष्य है, उसकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से उसको ये पद्धतियां निश्चित की जाती है कि वो किस तरीके से उसको लेके जाना चाहिए और किस तरीके से उसको रखना चाहिए। दैनिक जीवन में अनेक छोटी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमको दैनिक जीवन में, हमारे डेली की लाइफ में छोटी बड़ी आपदाएं हमारे पास आती रहती हैं, जैसे दुर्घटना होना, भीड़ स्थान पर भगदड़ मचना, झगड़े बखेड़े से हानि पहुंचना, बिजली का धक्का लगना मतलब करंट लगना, जलना, उष्माघात होना, सर्पदंश मतलब सांप डसता है, स्वानदंश मतलब कुत्ता काटना, विद्युत वहन में शॉर्ट सर्किट होना, संक्रामक बीमारी फैलना। ऐसी आपदाएं आपके घर, विद्यालय या हम जहाँ रहते हैं वहां होती है। इस आपदा काल में आपकी भूमिका निश्चित कौन सी होगी और आप इसमें क्या क्या काम करेंगे। अचानक उत्पन्न आपदा के कारण आपदाग्रस्त को वैद्यकीय उपचार मिलने के पूर्व तत्काल कोई उपचार मिलना आवश्यक होता है। ऐसे समय पे प्रथम उपचार उपयुक्त सिद्ध होता है। तब कोई भी अगर हमको धक्का लगता है या तो शॉर्ट सर्किट होती है, सर्प काटता है, सांप काटते हैं, कुत्ता काटता है, जो भी कुछ है, तो उसके लिए जो हम वैद्यकीय उपचार मिलने के पहले जो हम लोग इलाज करते हैं उसी को प्रथमोपचार कहते हैं। फिर प्रथमोपचार पेटी में क्या क्या होना चाहिए, तो प्रथमोपचार के लिए आवश्यक सामग्री हमारे पास होना चाहिए, जिसको फर्स्ट एड बॉक्स बोला जाता है। प्रथमोपचार पेटी में सामग्री उपलब्ध होती है। आप भी प्रथमोपचार सामग्री की पेटी तैयार कर सकते हैं। प्रथमोपचार के समय आवश्यकता अनुसार स्थानिक परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो प्रथमोपचार की पेटी होती है उसके लिए आवश्यक सामग्री में क्या क्या रखेंगे। पहला है भिन्न भिन्न आकार के बैंडेड पट्टियां, जो बैंडेड पट्टियां होती है, जो पट्टी होती है वो। दूसरे नंबर पे आएगा जख्म पे बांधी जाने वाली जाली की पट्टी, जो जख्म पे बांधी जाने वाली जो जाली की पट्टी होती है जिससे डॉक्टर हम बांध देते हैं। फिर त्रिकोणीय और गोल लपेटने वाले बैंडेज, जो 3 कोना में बांधी जाती है और गोल लपेटने वाली बैंडेज होनी चाहिए। फिर चिकित्सीय उपचार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कपास, जो हम लोग नॉर्मल कापूस इस्तेमाल करते हैं, रुई इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं, जो डॉक्टर्स जो कपास इस्तेमाल करते हैं वो होना चाहिए। फिर रबड़ के दस्ताने होने चाहिए 2 जोड़ियां। फिर स्वच्छ और सूखे कपड़े के टुकड़े होने चाहिए। फिर साबुन होना चाहिए। उसके बाद एंटीसेप्टिक जैसे डेटॉल है, सेवलॉन कंपनी की एंटीसेप्टिक होनी चाहिए। फिर सेफ्टी पिन होनी चाहिए, उसके बाद ब्लेड होना चाहिए। ब्लेड मतलब हमारा जो नॉर्मल ब्लेड हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं, डॉक्टर्स का ब्लेड होना चाहिए। फिर छोटा चिमटा होना चाहिए, सुई होनी चाहिए, बैंडेड होना चाहिए मतलब पट्टियां होनी चाहिए, छोटी सी टार्च होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, चिपक पट्टी होनी चाहिए जो ब्लैक कलर की पट्टी आती है वो। उसके बाद थर्मामीटर होना चाहिए और पेट्रोलियम जेली होनी चाहिए। अभिरुचि मॉक ड्रिल या आपदाओं की स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का मापन करने का एक साधन है। मॉक ड्रिल जो है वो कम से कम समय पे तैयारी करने के लिए एक साधन है। किसी भी आपदा से संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचालन करते हैं। कोई भी आपदा आती है उसके लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं या आपदा आने के बाद में जो हम प्रक्रिया करते हैं वो आभासी संचालन होता है।
इस समय आपदा निवारण करने के लिए नियोजनानुसार की गई सभी कृतियां सफल होंगी या नहीं, यह देखने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उनको दी गई कृति करते हैं। तो जो भी अगर आपदा निवारण कर रहे हैं हम, तो उसके नियोजन के लिए जो भी कृतियां बनाई होंगी वो सफल होगा या नहीं सफल होगा, इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की कृति दी जाती है, उनको बताया जाता है, किया जाता है। आपदा निवारण के लिए जो निर्माण की गई जो मशीन है वो कितना काम कर रही है यह हम देख सकते हैं। जैसे अग्निशमन विभाग, अग्निशमन विभाग मतलब फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड आप लोगों को पता होगा। तो अग्निशमन विभाग के जवानों द्वारा आग लगना, इस आपदा पर आधारित बचाव कार्य के रूप में अभिरूप, सराव, मॉक ड्रिल अनेक विद्यालयों में लिया जाता है। जो मॉक ड्रिल है वो सराव के हिसाब से हमको बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, उनको हमको ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आग बुझाने संबंधी कई मंजिल पर अटके हुए नागरिक को बाहर निकलने के बारे में और कपड़ों में आग लगे नागरिक को कैसे बचाएं, ये कृतियां दिखाई जाती है। जो अग्निशमन विभाग के जो जवान होते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले आदमी होते हैं, जिस मंजिल पे अगर आग लगी हुई है तो उस इलाके में नागरिकों को बाहर किस तरीके से निकला जाता है उसके बारे में बताया जाता है। कपड़ों में आग लगने वाले नागरिकों को कैसे बचाएं, इसकी कृतियां दिखाई जाती है, बताई जाती है। उसी प्रकार आग के प्रभावी कपड़ों से जलने पर कृति दिखाई जाती है। पुलिस विभाग और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी ऐसे उपक्रम किए जाते हैं। जो पुलिस विभाग होते हैं और जो स्वयंसेवी संस्था होती है, इन लोग भी ऐसे उपक्रम किए जाते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि किस तरीके से आग लगने पे या कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी आपदा आती है, तो हम उसको किस तरीके से उसको सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से उस आपदा को प्रबंधन किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। फिर है अभिरूप सराव के उद्देश्य। पहला है आपदाओं को दिए गए प्रतिसादों का मूल्यमापन करना, मतलब जो भी आपदा आ रही है उसको मूल्यमापन करना, कि इवैल्यूएशन करना कि कितना उसमें सक्सेस हो रहा है, कितना सक्सेस नहीं हो रहा है। दूसरा है आपदा नियंत्रण विभाग में समन्वय सुधारना, जो भी आपदा नियंत्रण विभाग का समन्वय है उसको सुधारना और अच्छे तरीके से करना। फिर तीसरा है स्वयं की कार्य क्षमताओं को पहचानना। पब्लिक को सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपने भी भरोसे रहना चाहिए, खुद हम कितना कर सकते हैं इसको पहचानना। चौथा है आपदाओं को तीव्र प्रतिसाद देने की क्षमता को बढ़ाना। पांचवा है नियोजित कृतियों की संकल्पना को जांच करना, मतलब हम लोग जो कृतियां करते हैं उसकी जांच करना और आने वाली त्रुटियों और खतरों की संभावना को पहचाना। आपदा प्रबंधन किया जिसमें कितनी त्रुटियां निकली है, कितनी कमियां निकली है और आगे आने वाली खतराओं की संभावना को पहचाना। इसे सदैव ध्यान में रखिए। पहला क्या है, विद्यालय के सीढ़ियों से आते जाते समय भीड़ भाड़ मत करो, एक दूसरे को मत ढकेलो। ढकेलने से एक नहीं गिरेंगे, बहुत सारे गिरेंगे। महत्व के दूरध्वनि क्रमांक ध्यान में रखिए और आवश्यक हो तो वहां पर उपयोग भी कीजिए। जैसे पुलिस के लिए मोबाइल से, फोन से हम 100 नंबर डायल कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड के लिए 101 डायल कर सकते हैं, आपदा नियंत्रण कक्ष को डायरेक्टली बताने के लिए 108 डायल कर सकते हैं और रुग्ण वाहिका एम्बुलेंस के लिए 102 डायल कर सकते हैं। फिर तीसरा है रास्ता पार करते समय दाएं और बाएं और देखिए, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड में देखना है। गाड़ियां नहीं आ रही है क्या निश्चित कीजिए, अगर गाड़ी आ रही है तो हमको आगे नहीं बढ़ना है। यातायात के नियमों का पालन कीजिए। चौथा है लावारिस वस्तुओं को हाथ मत लगाओ और अफवाहों को मत फैलाओ। जो भी अफवाह होगी उसको मत फैलाओ और जो भी लावारिस वस्तु होगी उसको हाथ मत लगाओ। मतलब अफवाहों को मत फैलाओ का मतलब कैसे हो गया कि जो भी जानकारी दे रहे हो वो एकदम परफेक्ट होगी तो ही जानकारी दो, अदरवाइज हमको जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। पांचवा है भीड़ वाली जगह पर गड़बड़ मत करो। अगर भीड़ वाली जगह है वहां पे अच्छे तरीके से रहो, गड़बड़ ना करो। आपको यहाँ पे कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं, जिसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है वहां। अगर हमको तंदुरुस्त रहना है, अच्छा रहना है तो हमको स्वच्छता रखना पड़ेगा। व्यसनों को छोड़ो, खुश रहो, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल मत करो। सुदृढ़ सक्षम स्वास्थ्य यही सफलता की कुंजी है। हमको अच्छा बनना है, सक्षम रहना है और स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा, यही हमारी सफलता की निशानी है। नियम को पालो, संकट को टालो। नियम को पालना है और संकट हमारी अपने आप दूर हो जाएगी। देश के भावी नागरिक अर्थात आज के विद्यार्थी, आज जो आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोग कल के देश के भावी नागरिक बनोगे, आपके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे आपदा प्रबंधन ये लेसन खत्म हुआ।